ये जीवन परिचय है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय। पंजाब की उर्वर भूमि जुझारू एवं कर्मठ व्यक्तित्व को जन्म देती रही है। इसी प्रांत के लुधियाना जिले के अंतर्गत घुड़ी गांव में 28 जनवरी 1865 को एक बालक का जन्म हुआ, जो बाद में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता श्री राधाकृष्ण अग्रवाल एक साधारण स्कूल में टीचर थे और माँ गुलाब देवी थी एक विदुषी महिला। माता पिता के उच्च संस्कार ने उन्हें महान बना दिया। इनके पिता उर्दू, अरबी और फारसी के विद्वान थे। विरासत में उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त कर तथा प्रारंभिक अध्ययन समाप्त कर 18 वर्ष की अवस्था में ये लाहौर गए। वहीं कानून की प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की और जीविकोपार्जन के लिए हिसार की जिला अदालत में वकालत करने लगे। प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने पर चीफ कोर्ट में वकालत करने के उद्देश्य से ये लाहौर आ गए। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र, व्यक्तित्व एवं उनके सामाजिक अवदान से प्रभावित होकर सन 1882 ईस्वी में आर्य समाजी बन गए और अपने जीवन में आर्य समाज के प्रभाव का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुझ में जो अच्छाइयाँ हैं वे सब आर्य समाज के कारण और जो बुराइयाँ हैं वे भाग्यवश हैं या माता पिता से विरासत में मिली हैं। उन्होंने आर्य समाजी बनकर शिक्षा, धर्म, मानव सेवा और साहित्य क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी तथा देशभक्त होने के नाते स्वतंत्रता के लिए परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी भारत माता के चीत्कारों का श्रवण कर उसे इस श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए वकालत छोड़कर देश सेवा हेतु अपने को समर्पित कर दिया। और देश और जाति की सेवा भावना उनमें कितनी अधिक थी, इसका आभास उनके इस कथन से प्राप्त होता है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो अपने देश और अपनी जाति की सेवा को अपना कर्तव्य नहीं समझता हो, तो उससे कह दो कि तुम्हें मनुष्य का शरीर तो मिला है, पर अभी तुम मनुष्य नहीं बन पाए हो। उनकी देशभक्ति ज्वलंत एवं असंदिग्ध थी। उन्होंने प्रयाग सम्मेलन सन 1888 ईस्वी में सर्वप्रथम भाग लिया, किंतु उनका आर्य समाजी मस्तिष्क कांग्रेसियों के भिक्षाम देहि की नीति को अंगीकार न कर सका। वह कांग्रेस संस्था के वर्ष भर में एक बार अधिवेशन कर लेने एवं कागजों पर कुछ निर्णय लेने की नीति से सहमत नहीं थे। वह तो अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लालायित थे और उन्होंने भारतवासियों की सुषुप्त चेतना को जागृत करने एवं उनमें देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से स्वाधीनता के मर मिटने वाले मैजिनी गैरिबाल्डी, शिवानी दयानंद और श्री कृष्ण की जीवनियाँ लिखकर प्रकाशित की। भारत का इतिहास लिखकर पराधीन भारत का वास्तविक स्वरूप भी जनता के सामने रखा। तो भारत सुधा और पंजाबी पत्र के माध्यम से भी भारतीयों को जगाने का प्रयास किया। सन 1905 में इंग्लैंड गए और वहाँ के लोगों को भारत की वास्तविक स्थिति का भान कराने के उद्देश्य से उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए, पत्रों में कई लेख लिखे तथा अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिले और उनकी क्रांतिकारी व्यक्तित्व एवं उनकी सक्रियता देखकर अंग्रेजी हुकूमत परास्त हुई और 16 मई सन 1907 को उन्हें निर्वासित कर मांडले जेल भेज दिया गया। उन पर विद्रोह भड़काने एवं अंग्रेजी राज्य मिटाने का आरोप भी लगाया गया। उनके निर्वासन की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। चारों तरफ अंग्रेजी सरकार के इस कृत्य का विरोध हुआ। इंग्लैंड के पत्रों ने सरकार के इस कार्य को गलत बताया। तिलक और गोखले ने निर्वासन के विरुद्ध वातावरण तैयार किया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि 11 नवंबर सन 1907 को 6 महीने के भीतर ही उन्हें मुक्त करके लाहौर पहुंचाया गया। इस घटना से उनकी लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। सन 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अपना नाम प्रस्तावित होने पर भी कांग्रेस की एकता को ध्यान में रखकर उन्होंने रास बिहारी बोस का समर्थन कर सर्वोच्च त्याग का परिचय दिया और इस अधिवेशन में विभाजित कांग्रेस को कालांतर से मिलने का भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया,
किंतु उनका हृदय कांग्रेस की याचनापरक नीतियों से सदैव खिन्न रहा, इसलिए उन्हें भी उग्रवादी कहा गया। तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ वह भी गरम गुट के सदस्य थे। सन 1914 में प्रवासी भारतीयों के हक के में कांग्रेसी प्रतिमंडल के साथ इंग्लैंड गए और वहां से अमेरिका और जापान की यात्रा की। अपनी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने उन भारतीय क्रांतिकारियों से भी संपर्क किया जो देश के बाहर रहकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद उनका यह प्रवास काफ़ी लंबा रहा। लगभग 6 वर्ष तक विदेशों में रहने के पश्चात सन 1920 में जब अपने वतन वापस आए तो भारतीयों को उपहार में प्राप्त रोलट एक्ट जैसा अमानवीय कानून देखकर उनका हृदय दहल गया और 1920 में कलकत्ता के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता का गुरुतर भार उन्हें सौंप दिया गया और उन्हीं के हाथों गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रस्ताव भी पारित हुआ। फिर गोरखपुर के चौरी कांड के पश्चात गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस कर लिए जाने की उन्होंने जेल में ही भर्त्सना की। कालांतर में मालवीय जी के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की। उन्हें जन सेवा करने वाले भारतीय कार्यकर्ताओं को संगठित कर लोक सेवक संघ की भी स्थापना की। इस संघ का उद्देश्य निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना था। पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, बलवंत राय मेहता आदि व्यक्ति इससे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। तो अपनी शिक्षा एवं संस्कृति के प्रति उनका अनुराग गहन रहा। यद्यपि उनकी शिक्षा दीक्षा उर्दू में थी तथापि वह हिंदी भाषा के भक्त थे। एक बार उन्होंने अम्बाला में हिंदी का पक्ष जोर शोर से रखा और कालांतर में महात्मा हंसराज और गुरुदत्त के साथ मिलकर हिंदी में समर्थन में तो सहस्त्रों व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा। तो उन्होंने पौर्वात्य और पाश्चात्य की समन्वित शिक्षा को भारत में अंकुरित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम लाहौर में तथा भारत के अन्य स्थानों पर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और नेशनल कॉलेज तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की भी उन्होंने भारतीय वातावरण के अनुकूल ही स्थापना की। वह एक महान मानवतावादी थे और उनका मानव प्रेम काफ़ी व्यापक था। वह दलितों, पीड़ितों, अनाथों, विधवाओं, असहायों के सच्चे सेवक थे। अछूतों एवं अस्पृश्यों की दुर्दशा के प्रति कट्टर हिंदुत्व का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सन 1912-13 में उन्होंने काशी, प्रयाग, बरेली तथा मुरादाबाद की यात्रा की और अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा हिंदुओं से इस कलंक को मिटाने की अपील की थी कि 1913 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी में उनकी अध्यक्षता में एक अछूत सम्मेलन भी हुआ था। उन्होंने अकाल, महामारी एवं भूकंप पीड़ितों की तन मन धन से सेवा की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, देश भाषा और देश की सभ्यता पर विशेष जोर दिया। तो भारत में शासन सुधार कैसा हो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा और इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और 30 अक्टूबर सन 1928 को उसके लाहौर पहुंचने पर भारत के इस नायक ने विरोध करने वाले जुलूस का नेतृत्व किया। पंजाब केसरी के साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से आकाश गूंज उठा और क्रूर अंग्रेज सैनिक एवं निष्ठुर पुलिस प्रमुख सैंडर्स ने देशभक्तों की आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया और भारत माँ के इस वीर सपूत को लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया। तो मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के कफन में कील साबित होगी। यह उनका सिंहनाद करता हुआ भारत माता का सपूत सन 17 नवंबर 1928 को भारत माँ की गोद में सदा सदा के लिए समा गया। तो बाद में भारत माँ के दूसरे वीर सपूत वीर भगत सिंह ने इस देशभक्त के कातिल सैंडर्स की हत्या कर बदला लेने का कर्तव्य भी पूरा किया। तो स्वावलंबन के पक्षधर, त्याग की प्रतिमूर्ति, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता, कर्मयोग के व्रती और इस देशभक्त के बारे में राष्ट्रपिता गांधी के मुखारबिंद से प्रस्फुटित ये शब्द
100% सही प्रतीत होते हैं। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधियों ही नहीं मिली थी, अपितु जब तक भारतीय क्षितिज में सूर्य चमकता रहेगा तब तक देशवासी उन्हें विस्मृत नहीं कर सकते, अर्थात भूल नहीं सकते। तो ये थे भारत माता के वीर सपूत लाला लाजपत राय।